सुभाष बोस का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान उड़ीसा में एक बड़े बंगाली परिवार में धन और विशेषाधिकार के साथ हुआ था। एंग्लो-सेंट्रिक शिक्षा के आरंभिक प्राप्तकर्ता, उन्हें कॉलेज के बाद भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वह महत्वपूर्ण पहली परीक्षा में विशिष्टता के साथ सफल हुए, लेकिन राष्ट्रवाद को उच्च आह्वान बताते हुए नियमित अंतिम परीक्षा देने में संकोच किया। 1921 में भारत लौटकर बोस महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक ऐसे समूह का नेतृत्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण किया जो संवैधानिक सुधार के प्रति कम उत्सुक था और समाजवाद के प्रति अधिक खुला था। बोस 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में पुनर्निर्वाचन के बाद ब्रिटिश भारत और रियासतों के भावी संघ को लेकर उनके और गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए, बल्कि बोस को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के बीच बेचैनी बढ़ गई थी। अहिंसा के प्रति समझौतावादी रवैया और अपने लिए अधिक शक्तियों की उनकी योजनाएं विरोध में कांग्रेस कार्य समिति के अधिकांश सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अंततः उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अप्रैल 1941 में बोस नाजी जर्मनी पहुंचे, जहां नेतृत्व ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अप्रत्याशित लेकिन समान सहानुभूति की पेशकश की। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोलने के लिए जर्मन फंड का इस्तेमाल किया गया। बोस के अधीन सेवा करने के लिए इरविन रोमेल के अफ्रीका कोर द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों में से 3000 मजबूत स्वतंत्र भारत सेना की भर्ती की गई थी। अपने मुख्य लक्ष्यों के परिधीय होने के बावजूद 1941 के दौरान जर्मनों ने अनिर्णायक रूप से भारत पर भूमि आक्रमण पर विचार किया। 1942 के वसंत तक जर्मन सेना रूस में फंस गई थी और बोस दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के लिए उत्सुक हो गए, जहां जापान अभी त्वरित जीत हासिल की थी। मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात के दौरान एडोल्फ हिटलर ने एक पनडुब्बी की व्यवस्था करने की पेशकश की। इसी दौरान बोस पिता बने। उनकी पत्नी या साथी एमिली शेंकल ने एक बच्ची को जन्म दिया। धुरी राष्ट्रों के साथ मजबूती से जुड़ने के बाद बोस फरवरी 1943 में एक जर्मन पनडुब्बी में सवार हुए। मेडागास्कर के बाहर उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वह जापानी कब्जे वाले सुमात्रा में उतरे। मई 1943 में जापानी समर्थन से बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) को पुनर्जीवित किया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय युद्ध कैदी शामिल थे, जिन्हें सिंगापुर की लड़ाई में जापानियों ने पकड़ लिया था। जापान के कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की घोषणा की गई और इसकी अध्यक्षता बोस ने की। हालांकि बोस असामान्य रूप से प्रेरित और करिश्माई थे, जापानी उन्हें सैन्य रूप से अकुशल मानते थे और उनका सैनिक प्रयास अल्पकालिक था। 1944 के अंत और 1945 की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय सेना ने भारत पर जापानी हमले को उलट दिया। जापानी सेनाओं के लगभग आधे और भाग लेने वाले आईएनए दल के आधे लोग मारे गए। शेष आईएनए को मलय प्रायद्वीप से खदेड़ दिया गया और सिंगापुर पर पुनः कब्जा करने के साथ उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बोस ने सोवियत संघ में अपना भविष्य तलाशने के लिए मंचूरिया भागने का फैसला किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह ब्रिटिश विरोधी हो गया था। 18 अगस्त 1945 को जब उनका अतिभारित विमान जापानी ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तब 3 डिग्री जलने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ कि दुर्घटना हुई थी। उम्मीद कर रहे थे कि बोस भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए वापस लौटेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य साधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोस की देशभक्ति की प्रशंसा की, लेकिन उनकी रणनीति और विचारधारा से खुद को दूर रखा। ब्रिटिश राज को आईएनए से कभी भी गंभीर खतरा नहीं था। उसने आईएनए मुकदमों में 300 आईएनए अधिकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन अंततः कांग्रेस के विरोध के कारण पीछे हट गया और ब्रिटेन में एक नया मूड बन गया। भारत में तेजी से उपनिवेशीकरण। बोस की विरासत मिश्रित है।
भारत में कई लोगों के बीच उन्हें एक नायक के रूप में देखा जाता है। उनकी गाथा एक चौथाई सदी में पुनर्जनन, बातचीत और सुलह की कई कार्रवाइयों के प्रतिकार के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता हासिल की गई था। जापानी फासीवाद और नाजीवाद के साथ उनका सहयोग गंभीर नैतिक दुविधाएं पैदा करता है, विशेष रूप से 1938 के बाद से जर्मन विरोधी यहूदीवाद की सबसे खराब जातियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने या इसके पीड़ितों को भारत में शरण देने की उनकी अनिच्छा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाली माता पिता प्रभाती बोस और जानकीनाथ बोस के घर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो आज भारत में उड़ीसा राज्य है, लेकिन तब ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत का उड़ीसा डिवीजन था। प्रभावती या परिचित रूप से माँ जननी शाब्दिक अर्थ माँ, पारिवारिक जीवन की सूत्रधार। 14 साल की उम्र में उनका पहला बच्चा था और उसके बाद 13 बच्चे हुए। सुभाष 9वीं संतान और छठे पुत्र थे। जानकीनाथ एक सफल वकील और सरकारी वकील, ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति वफादार थे और भाषा और कानून के मामलों के प्रति ईमानदार थे। कलकत्ता के ग्रामीण इलाके का एक स्वनिर्मित व्यक्ति, वह अपनी जड़ों के संपर्क में रहता था। हर साल पूजा की छुट्टियों के दौरान अपने गांव लौटता था। अपने 5 स्कूल जाने वाले बड़े भाइयों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक, सुभाष ने जनवरी 1902 में कटक में बैप्टिस्ट मिशन के प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल में सभी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अधिकांश छात्र यूरोपीय या एंग्लो इंडियन थे। मिश्रित ब्रिटिश और भारतीय वंश के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी सही ढंग से लिखी और बोली जाने वाली लैटिन, बाइबल, अच्छे शिष्टाचार, ब्रिटिश भूगोल और ब्रिटिश इतिहास शामिल थे। कोई भी भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। स्कूल की पसंद जानकीनाथ की थी, जो चाहते थे कि उनके बेटे त्रुटिहीन स्वर के साथ त्रुटिहीन अंग्रेजी बोले। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों की पहुंच के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। ये स्कूल सुभाष के घर से भिन्न था, जहां केवल बंगाली बोली जाती थी। घर पर उनकी मां हिंदू देवी दुर्गा और काली की पूजा करती थी, महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाती थी और बंगाली धार्मिक गीत गाती थी। उनसे सुभाष ने पालन पोषण की भावना प्राप्त की, संकट में लोगों की मदद करने के लिए परिस्थितियों की तलाश की, अन्य लड़कों के साथ खेल में शामिल होने के बजाय घर के आसपास बागवानी करना पसंद किया। उनके पिता, जो व्यवहार में संयमित थे और पेशेवर जीवन में व्यस्त थे, एक बड़े परिवार में दूर से रहते थे, जिससे सुभाष को महसूस होता था कि उनका बचपन वर्णनातीत नहीं था। फिर भी जानकीनाथ ने अंग्रेजी साहित्य बड़े चाव से पढ़ा। जॉन मिल्टन, विलियम काउपर, मैथ्यू अर्नोल्ड और शेक्सपियर का हैमलेट उनके पसंदीदा में से हैं। उनके कई बेटे उनकी तरह अंग्रेजी साहित्य के प्रति उत्साही बनने वाले थे। 1909 में 12 वर्षीय सुभाष बोस अपने 5 भाइयों के साथ कटक के रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल गए। यहाँ बंगाली और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी, साथ ही वेदों और उपनिषदों जैसे हिंदू धर्मग्रंथों के विचार भी आमतौर पर घर पर नहीं सीखे जाते। हालांकि उनकी पश्चिमी शिक्षा लगातार जारी रही, फिर भी उन्होंने भारतीय कपड़े पहनना और धार्मिक अटकलों में संलग्न होना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मां को लंबे पत्र लिखे, जिसमें बंगाली रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से परिचय प्रदर्शित किया गया, जो उस समय युवा हिंदू पुरुषों के बीच लोकप्रिय था। व्यस्तता के बावजूद जरूरत पड़ने पर सुभाष अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, प्रतिस्पर्धा करने और परीक्षा में सफल होने की क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम थे। 1912 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुभाष बोस अपने 5 भाइयों के साथ 1913 में फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता पहुंचे, जो बंगाल के उच्च जाति के हिंदू पुरुषों के लिए ऐतिहासिक और पारंपरिक कॉलेज था। उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना चुना, जिसमें कांट, हेगेल, बर्गसन और अन्य पश्चिमी दार्शनिक शामिल थे। 1 साल पहले उनकी मित्रता हेमंत कुमार सरकार से हुई थी, जो एक विश्वासपात्र और धार्मिक इच्छा में भागीदार थे। प्रेसिडेंसी में उनके भावनात्मक संबंध मजबूत हो गए।
धार्मिक कल्पना की काल्पनिक भाषा में उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने शुद्ध प्रेम की घोषणा की। 1914 की लंबी छुट्टियों में उन्होंने मार्गदर्शन के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में कई महीनों तक उत्तरी भारत की यात्रा की। सुभाष के परिवार को यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जिससे उन्हें लगा कि वह भाग गया है। यात्रा के दौरान, जिसमें गुरु मायावी साबित हुए, सुभाष को टाइफाइड बुखार हो गया। उनकी अनुपस्थिति से उनके माता-पिता को भावनात्मक परेशानी हुई, जिससे उनके लौटने पर माता-पिता दोनों टूट जानकीनाथ और सुभाष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गुस्सा शांत होने के लिए सुभाष के पसंदीदा भाई शरद चंद्र बोस को इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई से वापस लौटना पड़ा। सुभाष राष्ट्रपति पद पर लौट आए और खुद को अध्ययन, वाद विवाद और छात्र पत्रकारिता में व्यस्त कर लिया। फरवरी 1916 में बोस पर प्रेसिडेंसी में इतिहास के प्रोफेसर E.F. ओटेन से जुड़ी एक घटना की साजिश रचने या उसमें भाग लेने का आरोप लगाया गया था। घटना से पहले छात्रों द्वारा ये दावा किया गया था, ओटेन ने भारतीय संस्कृति के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और कुछ छात्रों को कॉलर लगाया और धक्का दिया था। ओटेन के अनुसार छात्र उसकी कक्षा के ठीक बाहर अस्वीकार्य रूप से तेज आवाज कर रहे थे। कुछ दिनों बाद 15 फरवरी को कुछ छात्रों ने ओटेन को एक सीढ़ी पर रोका, उसे घेर लिया, उसे सैंडलों से पीटा और भाग गए। एक जांच समिति गठित की गई। हालांकि ओटेन, जो कि सुरक्षित था, अपने हमलावरों की पहचान नहीं कर सका। कॉलेज के एक नौकर ने भाग रहे लोगों में सुभाष बोस को देखने की गवाही दी, जिससे अधिकारियों को पुष्टि हुई कि उन्होंने छात्रों के बीच अफवाह फैलाई थी। बोस को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने कलकत्ता को झकझोर कर रख दिया और बोस के परिवार को दुख पहुंचाया। उन्हें कटक वापस जाने का आदेश दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी पर दबाव बनाने के लिए उनके परिवार के संबंधों का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद सुभाष बोस का निष्कासन 20 जुलाई 1917 तक कायम रहा, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दी, लेकिन दूसरे कॉलेज में। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और 1918 में दर्शन शास्त्र में सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी में BA की उपाधि प्राप्त की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में सभी दर्शन शास्त्र के छात्रों में दूसरे स्थान पर रहे। अपने पिता के आग्रह पर सुभाष बोस भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा की तैयारी और उसमें शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए सहमत हुए। 20 अक्टूबर 1919 को लंदन पहुंचकर सुभाष ने ICS के लिए अपना आवेदन तैयार किया। अपने संदर्भ के लिए उन्होंने भारत के अवर सचिव रायपुर के लॉर्ड सिन्हा और लंदन में काउंसिल ऑफ इंडिया में बैठे कलकत्ता के एक धनी वकील भूपेंद्रनाथ बसु को रखा। बोस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए भी उत्सुक थे। प्रवेश की अंतिम तिथि बीत चुकी थी। उन्होंने कुछ भारतीय छात्रों और गैर कॉलेजीय छात्र बोर्ड से मदद मांगी। बोर्ड ने किसी कॉलेज में औपचारिक प्रवेश के बिना किफायती लागत पर विश्वविद्यालय की शिक्षा की पेशकश की। बोस ने 19 नवंबर 1919 को विश्वविद्यालय के रजिस्टर में प्रवेश किया और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गए। उन्होंने कैम्ब्रिज में मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोस को चुना। उनके भारतीय BA के कारण इसे पूरा करने की आवश्यकता 2 साल तक कम हो गई। ICS में 6 रिक्तियां थीं। सुभाष बोस ने अगस्त 1920 में उनके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा दी और चौथे स्थान पर रहे। यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। 1921 में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय इतिहास और एक भारतीय भाषा सहित भारत पर अधिक विषयों पर एक अंतिम परीक्षा अभी भी शेष थी। सफल उम्मीदवारों को एक घुड़सवारी परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती थी। इन विषयों से कोई डर न होने और एक सवार होने के कारण सुभाष बोस को लगा कि ICS आसान पहुंच के भीतर है। फिर भी अगस्त 1920 और 1921 के बीच उन्हें अंतिम परीक्षा देने के बारे में संदेह होने लगा। कलकत्ता में उनके पिता और उनके भाई शरद चंद्र बोस के साथ कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ।
शरद को लिखे एक पत्र में सुभाष ने लिखा, लेकिन मेरे स्वभाव के एक व्यक्ति के लिए जो ऐसे विचारों पर पल रहा है जिन्हें संकी कहा जा सकता है, कम से कम प्रतिरोध की रेखा का पालन करने के लिए सबसे अच्छी लाइन नहीं है। जीवन की अनिश्चितताएं उस व्यक्ति के लिए भयावह नहीं है जो दिल से ऐसा नहीं करता है। सांसारिक महत्वाकांक्षाएं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सिविल सेवा में बंधा हुआ है तो अपने देश की सर्वोत्तम और पूर्ण तरीके से सेवा करना संभव नहीं है। अप्रैल 1921 में सुभाष बोस ने आईसीएस के लिए अंतिम परीक्षा नहीं देने का अपना निर्णय दृढ़ कर लिया और शरद को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी और अपने पिता, अपनी मां और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को होने वाली पीड़ा के लिए माफी मांगी। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटागो को पत्र लिखकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भारतीय सिविल सेवा में परिवीक्षाधीनों की सूची से हटा दिया जाए। अगले दिन उन्होंने शरद को फिर से लिखा, मुझे मां से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि पिता और अन्य लोग जो सोचते हैं उसके बावजूद वह उन आदर्शों को प्राथमिकता देती हैं जिनके लिए महात्मा गांधी खड़े थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा पत्र पाकर मुझे कितनी खुशी हुई है। यह मेरे लिए एक खजाने के समान होगा क्योंकि इसने मेरे दिमाग से एक बोझ जैसा कुछ हटा दिया है। कुछ समय पहले तक सुभाष बोस एक वकील सीआर दास के संपर्क में थे, जो बंगाल में राजनीति के शीर्ष पर पहुंच चुके थे। दास ने सुभाष को कलकत्ता लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। आईसीएस का निर्णय अब मजबूती से उनके पीछे था। सुभाष बोस ने कैम्ब्रिज बीए फाइनल की परीक्षा आधे अधूरे मन से दी, उत्तीर्ण हुए, लेकिन उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा गया। उन्होंने जून 1921 में भारत के लिए नौकायन की तैयारी की और एक साथी भारतीय छात्र को अपना डिप्लोमा लेने के लिए चुना। 1921-1932 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1926 में प्राग में इंडिया सोसाइटी के उद्घाटन के अवसर पर बोस 24 साल की उम्र में सुभाष बोस 16 जुलाई 1921 की सुबह बंबई में भारत पहुंचे और तुरंत महात्मा गांधी के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करने लगे। 51 वर्ष की आयु के गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेता थे, जिसने पिछले वर्ष भारत में तूफान ला दिया था और एक चौथाई सदी में अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विकसित हुआ था। AIAJ गांधी बंबई में थे और उस दोपहर बोस से मिलने के लिए सहमत हुए। कई वर्षों बाद लिखी गई बोस की बैठक की कहानी में उन्होंने गांधी पर एक के बाद एक सवाल दागे। बोस ने सोचा कि गांधी के उत्तर अस्पष्ट थे, उनके लक्ष्य अस्पष्ट थे, उन्हें प्राप्त करने की उनकी योजना पर विचार नहीं किया गया था। इस पहली बैठक में गांधी और बोस के बीच साधनों के सवाल पर मतभेद थे, क्योंकि गांधी के लिए किसी भी लक्ष्य के लिए हिंसक साधनों पर समझौता नहीं किया जा सकता था। बोस के विचार में उपनिवेशवाद विरोधी लक्ष्यों की सेवा में सभी साधन स्वीकार्य थे। साध्य के प्रश्न पर उनके बीच मतभेद था। बोस शासन के अधिनायकवादी मॉडल की ओर आकर्षित थे, जिसे गांधी ने अस्वीकृत कर दिया था। इतिहासकार गॉर्डन के अनुसार, हालांकि गांधी जी ने बोस को बंगाल में कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के नेता सीआर दास के पास भेजा और उनमें बोस को वह नेता मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। दास गांधी की तुलना में अधिक लचीले थे, उग्रवाद के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे, जिसने बंगाल में बोस जैसे आदर्शवादी युवाओं को आकर्षित किया था। दास ने बोस को राष्ट्रवादी राजनीति में उतारा। बोस लगभग 20 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति के दायरे में काम करते रहे, भले ही उन्होंने इसकी दिशा बदलने की कोशिश की। 1922 में बोस ने स्वराज समाचार पत्र की स्थापना की और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार का कार्यभार संभाला। उनके गुरु चित्तरंजन दास थे, जो बंगाल में आक्रामक राष्ट्रवाद की आवाज थे। 1923 में बोस को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया। वो समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने, जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। जब दास 1924 में कलकत्ता के मेयर चुने गए तो बोस ने उनके लिए कलकत्ता नगर निगम के CEO के रूप में काम किया। उसी वर्ष के दौरान, जब बोस कलकत्ता में एक विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे,
वह मगफूर अहमद अजाजी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 1925 में राष्ट्रवादियों के एक दौर के बाद बोस को ब्रिटिश बर्मा के मांडले में जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें तपेदिक हो गया। सलामी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के साथ सुभाष बोस सैन्य वर्दी में। वार्षिक बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 29 दिसंबर 1928। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। दिसंबर 1928 के अंत में बोस ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। उनकी सबसे यादगार भूमिका कांग्रेस वॉलंटियर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में थी। लेखक नीरज चौधरी ने बैठक के बारे में लिखा, बोस ने वर्दी में एक स्वयंसेवी कोर का आयोजन किया। इसके अधिकारियों को स्टील कट एपॉलेट्स भी प्रदान किए गए। उनकी वर्दी कलकत्ता में ब्रिटिश दर्जी की एक फर्म हरमन द्वारा बनाई गई थी। जीओसी के रूप में उन्हें संबोधित एक टेलीग्राम फोर्ट विलियम में ब्रिटिश जनरल को दिया गया था और ये ब्रिटिश भारतीय प्रेस में काफी दुर्भावनापूर्ण गपशप का विषय था। एक ईमानदार शांतिवादी के रूप में महात्मा गांधी ने अहिंसा की शपथ ली थी। उन्हें अकड़ना, जूते चटकाना और सलामी देना पसंद नहीं था और उन्होंने बाद में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र को बर्ट्राम मिल्स सर्कस के रूप में वर्णित किया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश था। थोड़ी देर बाद बोस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सविनय अवज्ञा के लिए जेल में डाल दिया गया। इस बार वे 1930 में कलकत्ता के मेयर बनकर उभरे। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की और बेनिटो मुसोलिनी सहित भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी संगठन का अवलोकन किया और साम्यवाद और फासीवाद को क्रियान्वित होते देखा। इस अवधि में उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग भी शोध किया और लिखा, जिसमें 1920-1934 के वर्षों में देश के स्वतंत्रता आंदोलन को कवर किया गया था। हालांकि इसे 1935 में लंदन में प्रकाशित किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने इस डर से कॉलोनी में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति को बढ़ावा मिलेगा। यूरोप में बोस को वियना के ओटो फाल्टिस द्वारा आयोजित इंडियन सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी द्वारा समर्थन दिया गया था। 1937-1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1938 में बोस ने अपनी राय दी कि कांग्रेस को राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने और एक समाजवादी शासन की स्थापना के दोहरे उद्देश्य के साथ व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे पर संगठित होना चाहिए। 1938 तक बोस राष्ट्रीय कद के नेता बन गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे। वह अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग सहित अयोग्य स्वराज स्वशासन के पक्ष में थे। इसका मतलब मोहनदास गांधी के साथ टकराव था, जिन्होंने वास्तव में बोस के राष्ट्रपति पद का विरोध किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को विभाजित किया। चेक पहले ही चक्र सचिवों का अनुरोध किया है जिलीवार संघ की सदस्यता विवरण भेजने के लिए। दरार ने बोस और नेहरू को भी विभाजित कर दिया। वह 1939 की कांग्रेस बैठक में स्ट्रेचर पर उपस्थित हुए। उन्हें गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के स्थान पर फिर से राष्ट्रपति चुना गया। मुथुरामलिंगम थेवर ने अंतर कांग्रेस विवाद में बोस का पुरजोर समर्थन किया। थेवर ने बोस के लिए पूरे दक्षिण भारत में वोट जुटाए। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति में गांधी के नेतृत्व वाले गुट की चालों के कारण बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 22 जून 1939 को बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था, लेकिन इसकी मुख्य ताकत उनके गृह राज्य बंगाल में थी। मुथुरामलिंगम थेवर, जो शुरू से ही बोस के कट्टर समर्थक थे, फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए। जब बोस ने 6 सितंबर को मदुरै का दौरा किया, तो थेवर ने उनके स्वागत में एक विशाल रैली का आयोजन किया। जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुथुरामलिंगम थेवर के निमंत्रण पर मदुरै जा रहे थे,
तो वह मद्रास से होकर गुजरे और गांधी पीक पर 3 दिन बिताए। उनके पत्राचार से पता चलता है कि ब्रिटिश अधीनता के प्रति उनकी स्पष्ट नापसंदगी के बावजूद वह उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके दृढ़ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। इंग्लैंड में उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और लॉर्ड हैलिफैक्स, जॉर्ज लैंसबरी, क्लेमेंट एटली, आर्थर ग्रीनवुड, हैरोल्ड लास्की, J.B.S. हॉल्डन, आइवर जेनिंग्स, G.D.H. कोल, गिलबर्ट मरे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जैसे राजनीतिक विचारकों के साथ भारत के भविष्य पर विचारों का आदान प्रदान किया। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत को कम से कम 2 दशकों तक तुर्की के कमाल अतातुर्क की तर्ज पर समाजवादी अधिनायकवाद की आवश्यकता थी। राजनीतिक कारणों से बोस को ब्रिटिश अधिकारियों ने अंकारा में अतातुर्क से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान बोस ने कई राजनेताओं के साथ नियुक्तियां तय करने की कोशिश की, लेकिन केवल लेबर पार्टी और लिबरल राजनेता ही उनसे मिलने के लिए सहमत हुए। कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकारियों ने उनसे मिलने या शिष्टाचार दिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक कॉलोनी से आने वाले राजनेता थे। 1930 के दशक में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख लोगों ने भारत को डोमिनियन दर्जा दिए जाने का भी विरोध किया था। 1945-1951 की लेबर पार्टी सरकार के दौरान, जब एटली प्रधानमंत्री थे, भारत को स्वतंत्रता मिली। युद्ध छिड़ने पर बोस ने कांग्रेस नेतृत्व से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करने के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा अभियान की वकालत की। गांधी को इसकी आवश्यकता के बारे में समझाने में असफल होने पर बोस ने कलकत्ता में होलवेल स्मारक को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जो तब कलकत्ता के ब्लैक होल में मारे गए लोगों की स्मृति में डलहौजी स्क्वायर के कोने पर खड़ा था। उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, लेकिन 7 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कलकत्ता में बोस के घर को CID द्वारा निगरानी में रखा गया था। बोस की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई ने अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते नाजी जर्मनी में उनके भागने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अपने भागने से कुछ दिन पहले उन्होंने एकांत की तलाश की और इस बहाने ब्रिटिश गार्डों से मिलने से परहेज किया और दाढ़ी बढ़ा ली। 16 जनवरी 1941 की देर रात, अपने भागने की रात, उन्होंने पहचाने जाने से बचने के लिए एक पठान भूरा लंबा कोट, एक काला फेस प्रकार का कोट और चौड़ा पजामा पहना था। बोस 17 जनवरी 1941 की रात को अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ कलकत्ता में अपने एल्गिन रोड स्थित घर से ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले। बाद में तत्कालीन बिहार राज्य में गोमो रेलवे स्टेशन, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन पहुंचे, अब झारखंड, भारत में। उन्होंने अबवेहर की मदद से पेशावर की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात अकबर शाह, मुहम्मद शाह और भगत राम तलवार से हुई। बोस को अकबर शाह के भरोसेमंद दोस्त अबाद खान के घर ले जाया गया। 26 जनवरी 1941 को बोस ने अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिम सीमा के माध्यम से रूस तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इस कारण से उन्होंने मियां अकबर शाह की मदद ली, जो उस समय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। शाह सोवियत संघ के रास्ते में भारत से बाहर थे और उन्होंने बोस को एक नया भेष धारण करने का सुझाव दिया। चूंकि बोस पश्तो का एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, इससे वे अंग्रेजों के लिए काम करने वाले पश्तो बोलने वालों का आसान निशाना बन जाते। इस कारण से शाह ने सुझाव दिया कि बोस बहरे और गूंगे की तरह व्यवहार करें और आदिवासियों की नकल करने के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ा लें। बोस के मार्गदर्शक भगत राम तलवार, जो उनके लिए अज्ञात थे, एक सोवियत एजेंट थे। आगा खान 3 के समर्थकों ने उन्हें अफगानिस्तान में सीमा पार करने में मदद की, जहां उनकी मुलाकात टॉट संगठन के सड़क निर्माण इंजीनियरों की एक पार्टी के रूप में प्रस्तुत एक अबवेहर इकाई से हुई, जिन्होंने काबुल के माध्यम से सोवियत संघ की सीमा तक अफगानिस्तान में उनके मार्ग में सहायता की। अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पश्तून बीमा एजेंट जियाउद्दीन का भेष धारण करने के बाद
बोस ने अपना भेष बदल लिया और एक इतालवी रईस, काउंट ऑरलैंडो मेज़ोट्टा के इतालवी पासपोर्ट पर मॉस्को की यात्रा की। मॉस्को से वह रोम पहुंचे और वहां से उन्होंने नाज़ी जर्मनी की यात्रा की। एक बार रूस में एनकेवीडी ने बोस को मॉस्को पहुंचाया, जहां उन्हें उम्मीद थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति रूस की ऐतिहासिक शत्रुता के परिणामस्वरूप भारत में लोकप्रिय उत्थान की उनकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा। हालांकि बोस को सोवियत की प्रतिक्रिया निराशाजनक लगी और उन्हें तुरंत मॉस्को में जर्मन राजदूत काउंट वॉन डेर शुलेनबर्ग के पास भेज दिया गया। अप्रैल की शुरुआत में उन्होंने बोस को एक विशेष कुरियर विमान में बर्लिन भेजा, जहां उन्हें जोआचिम वॉन रिबेनट्रोप और विल्हेल्म स्ट्रेस में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से अधिक अनुकूल सुनवाई का सामना करना पड़ा। जर्मनी में वह एडम वॉन ट्रॉट जू सोल्स के तहत भारत के लिए विशेष ब्यूरो से जुड़े थे, जो जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो पर प्रसारण के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और भारतीय युद्धबंदियों से भारतीय सेना लगभग 4,500 सैनिकों से मिलकर बनाई, जो एक्सिस बलों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। भारतीय सेना वेहरमाच से जुड़ी हुई थी और बाद में वैफन एसएस में स्थानांतरित कर दी गई। इसके सदस्यों ने हिटलर और बोस के प्रति निम्नलिखित निष्ठा की शपथ ली। मैं भगवान की यह पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत की लड़ाई में जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में जर्मन जाति और राज्य के नेता अडोल्फ हिटलर का पालन करूंगा, जिनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इस शपथ ने बोस के भारत के समग्र नेतृत्व को बताते हुए स्पष्ट रूप से जर्मन सशस्त्र बलों के लिए भारतीय सेना के नियंत्रण को निरस्त कर दिया। हालांकि वह आज़ाद हिंद सेना के नेतृत्व में नाजी सैनिकों द्वारा यूएसएसआर के माध्यम से भारत पर आक्रमण की परिकल्पना करने के लिए भी तैयार थे। कई लोगों ने यहाँ उनके फैसले पर सवाल उठाया है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे आक्रमण के बाद जर्मनों को आसानी से छोड़ने के लिए राजी किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध में एक्सिस की जीत भी हो सकती थी। जल्द ही इतिहासकार रोमेन हेस के अनुसार जर्मन विदेश कार्यालय ने बोस के लिए एक बटलर, रसोया, माली और एक एसएस चालक वाली कार के साथ एक शानदार निवास खरीदा। एमिली शेनकल खुले तौर पर उनके साथ रहने लगी। जर्मन रिश्ते की प्रकृति से अवगत होकर किसी भी भागीदारी से परहेज किया। हालांकि भारत के लिए विशेष ब्यूरो, जो बोस की सहायता के लिए स्थापित किया गया था, के अधिकांश कर्मचारियों को एमिली का साथ नहीं मिला। इतिहासकार लियोनार्ड ए. बॉर्डन के अनुसार विशेष रूप से एडम वॉन ट्रॉट, एलेक्जेंडर वथ और फ्रेडा क्रेटशेमर, ऐसा प्रतीत होता है कि वे उन्हें बेहद नापसंद करते थे। उनका मानना था कि उनकी और बोस की शादी नहीं हुई थी और वह बोस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रही थी। युद्ध के कठिन समय के दौरान विशेष रूप से आरामदायक जीवन जिए और वर्ग के मुद्दों के कारण मतभेद बढ़ गए थे। नवंबर 1942 में शेनकल ने अपनी बेटी को जन्म दिया। जर्मन बोस के साथ गठबंधन बनाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे उन्हें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना में अलोकप्रिय मानते थे। 1942 के वसंत तक जर्मन सेना यूएसएसआर में फंस गई थी। बोस नाजी जर्मनी से प्रतिक्रिया की कमी से निराश होकर अब दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के इच्छुक थे, जहां जापान ने हाल ही में त्वरित जीत हासिल की थी। हालांकि उन्हें अभी भी नाजी जर्मनी से आधिकारिक मान्यता की उम्मीद थी। मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात के दौरान अडोल्फ हिटलर ने बोस के अनुरोधों पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पूर्वी एशिया के लिए एक पनडुब्बी यात्रा की सुविधा प्रदान की। फरवरी 1943 में बोस ने शेनकल और उनकी बेटी को छोड़ दिया और एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरण के माध्यम से जापान के कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा करने के लिए एक जर्मन पनडुब्बी में सवार हो गए। कुल मिलाकर 3,000 भारतीय युद्धबंदियों ने फ्री इंडिया लीजन के लिए हस्ताक्षर किए। लेकिन खुश होने के बजाय बोस चिंतित थे। रूस के वामपंथी प्रशंसक, जब हिटलर के टैंक सोवियत सीमा के पार चले गए तो वह तबाह हो गया था।
मामला इस तथ्य से और भी बदतर हो गया था कि अब पीछे हटने वाली जर्मन सेना अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में मदद देने की स्थिति में नहीं थी। मई 1942 में जब वह हिटलर से मिले तो उनके संदेह की पुष्टि हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि नाजी नेता सैन्य जीत की तुलना में प्रचार जीत हासिल करने के लिए अपने लोगों का उपयोग करने में अधिक रुचि रखते थे। इसलिए फरवरी 1943 में बोस एक जर्मन यू बोट पर सवार हुए और जापान के लिए रवाना हो गए। इससे जर्मनी में जिन लोगों को उसने भर्ती किया था वे नेतृत्वहीन और हतोत्साहित हो गए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1943 में इस बात से मोहभंग होने के बाद कि जर्मनी भारत को आज़ादी दिलाने में कोई मदद कर सकता है, बोस जापान चले गए। उन्होंने जर्मन पनडुब्बी U-180 के साथ केप ऑफ गुड होप के आसपास मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व में यात्रा की, जहां उन्हें इंपीरियल जापान की बाकी यात्रा के लिए I-29 में स्थानांतरित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दो अलग अलग नौसेनाओं की दो पनडुब्बियों के बीच यह एकमात्र नागरिक स्थानांतरण था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, जापानी खुफिया इकाई फुजिवारा किकिन के प्रमुख जापानी मेजर और युद्ध के बाद के लेफ्टिनेंट जनरल एवाइची फुजिवारा के दिमाग की उपज थी। फुजिवारा का मिशन था, एक सेना है जो जापानी सेना के साथ लड़ने जाएगा जुटाने के लिए। उन्होंने पहली बार इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक चैप्टर के अध्यक्ष प्रीतम सिंह धिल्लन से मुलाकात की और दिसंबर 1941 में प्रीतम सिंह के नेटवर्क के माध्यम से पश्चिमी मलायन प्रायद्वीप में पकड़े गए ब्रिटिश भारतीय सेना के कप्तान मोहन सिंह को भर्ती किया। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन दिसंबर 1941 के उत्तरार्ध में फुजिवारा और मोहन सिंह के बीच चर्चा के परिणामस्वरूप किया गया था और जनवरी 1942 के पहले सप्ताह में उनके द्वारा संयुक्त रूप से नाम चुना गया था। ये प्रवासी राष्ट्रवादी नेता रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में टोक्यो से संचालित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अवधारणा और उसके समर्थन के साथ था। हालांकि हिकारी किकन और मोहन सिंह के बीच असहमति के बाद दिसंबर 1942 में पहली ईना को भंग कर दिया गया था, जिनका मानना था कि जापानी हाई कमान ईना को केवल मोहरे और प्रचार उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा था। मोहन सिंह को हिरासत में ले लिया गया और सैनिक युद्धबंदी शिविर में लौट आए। हालांकि 1943 में सुदूर पूर्व में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के साथ एक स्वतंत्रता सेना का विचार पुनर्जीवित हुआ। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक में रासबिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस नवेली सेना को पुनर्गठित करने और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय आबादी के बीच बड़े पैमाने पर समर्थन का आयोजन करने में सक्षम थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान के लिए बोस के आह्वान के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी अपना समर्थन दिया। कारण INA की एक अलग महिला इकाई थी, झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मी बाई के नाम पर, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन करती थी, जिसे एशिया में अपनी तरह की पहली इकाई के रूप में देखा जाता है। सैन्य पराजय का सामना करने पर भी बोस आज़ाद हिंद आंदोलन के लिए समर्थन बनाए रखने में सक्षम थे। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों की एक रैली में भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए एक प्रेरक भाषण के एक भाग के रूप में बोला गया बोस का सबसे प्रसिद्ध उद्धरण था, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें उन्होंने भारत के लोगों से ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। हिंदी में बोले गए बोस के शब्द अत्यधिक विचारोत्तेजक हैं। INA की सेनाएं एक अनंतिम सरकार, आज़ाद हिंद सरकार के तत्वावधान में थी, जो अपनी मुद्रा, डाक टिकट, अदालत और नागरिक संहिता का उत्पादन करने के लिए आई थी और 9 धुरी राज्यों जर्मनी, जापान, इतालवी सामाजिक गणराज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी। क्रोएशिया का स्वतंत्र राज्य, नानजिंग, चीन में वांग जिंगवेई शासन, बर्मा, मांचुकुओ और जापानी नियंत्रित फिलीपींस की एक अस्थायी सरकार। उन देशों में से 5 एक्सिस के कब्जे के तहत स्थापित प्राधिकरण थे। इस सरकार ने नवंबर 1943 में एक पर्यवेक्षक के रूप में तथाकथित ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन में भाग लिया।
आईएनए की पहली प्रतिबद्धता मणिपुर की पूर्वी भारतीय सीमाओं की ओर जापानी दबाव में थी। आईएनए के विशेष बल बहादुर समूह अराकान में ध्यान भटकाने वाले हमलों के साथ साथ इम्फाल और कोहिमा की ओर जापानी हमले के दौरान दुश्मन की रेखाओं के पीछे के ऑपरेशन में शामिल थे। 1942 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया और एक साल बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनंतिम सरकार और आईएनए की स्थापना की गई और लेफ्टिनेंट कर्नल एडी लोगनाथन को इसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज स्वतंत्रता कर दिया गया। हालांकि जापानी नौसेना द्वीप के प्रशासन पर आवश्यक नियंत्रण में रही। 1944 की शुरुआत में बोस की द्वीपों की एकमात्र यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से बोस को अंतिम जापानी इरादों की पूरी जानकारी प्राप्त करने से बचाने के हित में बोस के जापानी मेजबानों ने सावधानीपूर्वक उन्हें स्थानीय आबादी से अलग कर दिया। उस समय द्वीप का जापानी प्रशासन द्वीप के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता दीवान सिंह पर अत्याचार कर रहा था, जिनकी बाद में सेलुलर जेल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। बोस की द्वीपों की यात्रा के दौरान कई स्थानीय लोगों ने बोस को सिंह की दुर्दशा के बारे में सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन जाहिर तौर पर सफलता नहीं मिली। इस दौरान लोगनाथन को किसी भी वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण की कमी के बारे में पता चला और उन्होंने विरोध में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में रंगून में सरकार के मुख्यालय में लौट आए। भारतीय मुख्य भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर बनाया गया एक भारतीय तिरंगा पहली बार उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर के मोइर्ग शहर में फहराया गया था। कोहिमा और इम्फाल के निकटवर्ती शहरों को तब जापानी सेना के डिवीजनों द्वारा घेर लिया गया था, जो बर्मी राष्ट्रीय सेना और आईएनए के ब्रिगेड के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिन्हें गांधी और नेहरू ब्रिगेड के नाम से जाना जाता था। भारतीय मुख्य भूमि को जीतने के इस प्रयास का एक्सेस कोड नेम ऑपरेशन युगो था। ताइहोकू में दोपहर लगभग 2:30 बजे जब बोस के साथ बमवर्षक विमान उड़ान भरने के दौरान विमान द्वारा अपनाए गए मानक पथ को छोड़ रहा था, तो अंदर के यात्रियों ने इंजन के बैकफायरिंग के समान एक तेज आवाज सुनी। टरमैक पर यांत्रिकी ने विमान से कुछ गिरते हुए देखा। ये पोर्टसाइड इंजन या उसका एक हिस्सा और प्रोपेलर था। विमान बेतहाशा दाहिनी ओर घूम गया और गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 2 टुकड़ों में टूट गया और आग की लपटों में बदल गया। अंदर मुख्य पायलट, सह पायलट और जापानी क्वांटम सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई थे, जिन्हें मंचूरिया में सोवियत सेना के साथ बोस के लिए बातचीत करनी थी, तुरंत मारे गए। बोस के सहायक हबीबुर रहमान स्तब्ध रह गए, कुछ देर के लिए बेहोश हो गए, और बोस, हालांकि होश में थे और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, वे गैसोलीन में भीगे हुए थे। जब रहमान आए तो उन्होंने और बोस ने पीछे के दरवाजे से निकलने का प्रयास किया, लेकिन सामान के कारण दरवाजा अवरुद्ध हो गया। फिर उन्होंने आग की लपटों के बीच से भागने और सामने से बाहर निकलने का फैसला किया। ग्राउंड स्टाफ, जो अब विमान के पास आ रहा था, ने देखा कि 2 लोग लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें से एक मानव मशाल बन गया था। मानव मशाल बोस की निकली, जिनके गैसोलीन से भीगे कपड़े तुरंत जल गए थे। रहमान और कुछ अन्य लोग आग की लपटों पर काबू पाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि बोस का चेहरा और सिर बुरी तरह जल गया था। जॉयस चैपमैन लेब्रा के अनुसार एम्बुलेंस के रूप में काम करने वाला एक ट्रक बोस और अन्य यात्रियों को ताइहोकू के दक्षिण में नानमोन सैन्य अस्पताल ले गया। हवाई अड्डे के कर्मियों ने लगभग 3 बजे अस्पताल के प्रभारी सर्जन डॉक्टर तानेयोशी योशिमी को बुलाया। जब वे अस्पताल पहुंचे और उसके बाद कुछ समय तक बोस सचेत और अधिकतर सुसंगत थे। बोस नग्न थे, केवल उनके चारों ओर एक कंबल लपेटा हुआ था, और डॉक्टर योशिमी ने तुरंत शरीर के कई हिस्सों, विशेष रूप से उनकी छाती पर 3rd डिग्री जलने के सबूत देखे, जिससे उन्हें बहुत संदेह हुआ कि वह जीवित रहेंगे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत बोस का इलाज करना शुरू किया और डॉक्टर तसुरुता ने उनकी सहायता की। इतिहासकार लियोनार्डो
गॉर्डन के अनुसार, जिन्होंने बाद में सभी अस्पताल कर्मियों का साक्षात्कार लिया, एक कीटाणुनाशक रिवामोल उसके शरीर के अधिकांश भाग पर लगाया गया था और फिर एक सफ़ेद मरहम लगाया गया था और उसके शरीर के अधिकांश भाग पर पट्टी बांधी गई थी। डॉक्टर योशिमी ने बोस को उनके कमजोर दिल के लिए वीटा कैम्फर के 4 इंजेक्शन और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन दिए। इन्हें लगभग हर 30 मिनट में दिया जाता था। चून की जलने के बाद उनके शरीर से तरल पदार्थ तेजी से खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें अंतःशिरा के माध्यम से रिंगर सॉल्यूशन भी दिया गया था। एक तीसरे डॉक्टर इशी ने उसे रक्त आधान दिया। एक अर्दली काजुओ मित्सुई, एक सेना का निजी व्यक्ति, कमरे में था और कई नर्सें भी सहायता कर रही थीं। बोस का सिर अभी भी साफ था, जिसे डॉक्टर योशिमी ने इतनी गंभीर चोटों वाले किसी व्यक्ति के लिए उल्लेखनीय पाया। जल्द ही इलाज के बावजूद बोस कोमा में चले गए। कुछ घंटों बाद शनिवार 18 अगस्त 1945 को रात 9 से 10 बजे स्थानीय समय के बीच बोस की 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद 20 अगस्त 1945 को मुख्य ताइहोकू शमशान में बोस के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। 23 अगस्त 1945 को जापानी समाचार एजेंसी डोट्रेजी ने बोस और शिदिया की मृत्यु की घोषणा की। 7 सितंबर को एक जापानी अधिकारी, लेफ्टिनेंट तात्सुओ हायाशिदा, बोस की अस्थियों को टोक्यो ले गए और अगली सुबह उन्हें टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष राम मूर्ति को सौंप दिया गया। 14 सितंबर को टोक्यो में बोस के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई और कुछ दिनों बाद रात को टोक्यो में निचिरेन बौद्ध धर्म के रेंकोजी मंदिर के पुजारी को सौंप दिया गया। तब से वे वही बने हुए हैं। आईएनए कर्मियों के बीच व्यापक अविश्वास, सदमा और आघात था। सबसे अधिक प्रभावित मलाया और सिंगापुर के युवा तमिल भारतीय थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जिनमें आईएनए में भर्ती होने वाले अधिकांश नागरिक शामिल थे। आईएनए में पेशेवर सैनिकों, जिनमें से अधिकांश पंजाबी थे, को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। कई लोग घातक रूप से अंग्रेजों से प्रतिशोध की उम्मीद कर रहे थे। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक लाइन को मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को लिखे एक पत्र में संक्षेप में व्यक्त किया था। गांधी ने कहा, सुभाष बोस अच्छी तरह से मर गए। वह निस्संदेह एक देशभक्त थे, हालांकि गुमराह थे। कई कांग्रेसियों ने गांधी के साथ झगड़ा करने और जिसे वे जापानी फांसीवाद मानते थे, उसके साथ सहयोग करने के लिए बोस को माफ नहीं किया था। ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिक, जिनमें से लगभग 2.5 लाख ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी, आईएनए को लेकर विवादित थे। कुछ लोग आईएनए को गद्दार के रूप में देखते थे और चाहते थे कि उन्हें दंडित किया जाए। दूसरों को अधिक सहानुभूति महसूस हुई। हालांकि ब्रिटिश राज को आईएनए से कभी गंभीर खतरा नहीं था, लेकिन आईएनए मुकदमों में 300 आईएनए अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंततः पीछे हट गए। दुविधा की तुलना में कम है। हिटलर और नाजी नेतृत्व। सबसे परेशान करने वाला मुद्दा, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वह यह है कि बोस द्वारा जर्मनी में छोड़े गए कई लेखों, मिनटों, ज्ञापनों, टेलीग्रामों, पत्रों, योजनाओं और प्रसारणों में उन्होंने थोड़ी सी भी चिंता या सहानुभूति व्यक्त नहीं की। यातना शिविरों में मारे गए लाखों लोगों के लिए उनके बलिन युद्धकालीन सहयोगियों या सहकर्मियों में से किसी ने भी उन्हें कभी भी कोई आक्रोश व्यक्त करते हुए उद्धृत नहीं किया। तब भी नहीं जब ऑश्विट्ज़ और उसके उपग्रह शिविरों की भयावहता जल्दी ही सोवियत सैनिकों द्वारा मुक्त किए जाने पर दुनिया के सामने आ गई थी। 1945 में पहली बार सार्वजनिक रूप से नाजी शासन की नरसंहार प्रकृति का खुलासा करते हुए बोस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक और प्रसिद्ध उद्धरण था, दिल्ली चलो, ऑन टू दिल्ली। ये वह कॉल था जिसका उपयोग वह आईएनए सेनाओं को प्रेरित करने के लिए करते थे। उनके द्वारा गढ़ा गया एक और नारा था, इत्तेहाद, अतेमाद, कुर्बानी, उर्दू में एकता, समझौता, बलिदान।